झारखंड के जमशेदपुर में क्षेत्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या के बाद अब आगरा में पुलिस अलर्ट पर है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। थाना पुलिस के साथ पीएसी, एसओजी और सर्विलांस की ड्यूटी रामजीलाल सुमन के घर पर लगाई गई है। साथ ही पुलिस जगह जगह मुस्तैद है। में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से अब आगरा में पुलिस अधिकारियों ने अलर्ट घोषित कर दिया है। आगरा पुलिस को डर है कि कहीं आगरा का माहौल ना बिगड़ सके। इसको लेकर आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के साथ ही जगह जगह पर पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। दलित बच्ची से रेप के मामले पर उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं। दरअसल एसपी सांसद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने आएंगे तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं। बच्चों जैसी बातें करते हैं। कल वहाँ हम मिलने आए थे, आज हम आए हैं। पार्टी के महामंत्री, हमारे पार्टी के सभी साथी हैं। इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है। इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे और हमने कह दिया है कि परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहें। जो अधिक से अधिक मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। रामजीलाल सुमन के रेप वाले बयान पर मंत्री असीम अरुण ने पलटवार किया और कहा कि एसपी ने सिर्फ दलितों पर अत्याचार किया, तभी उन्हें हर घटना छोटी लगती है। हर मामले में राजनीतिक फायदा ढूंढते हैं। उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। रामजीलाल सुमन जी बड़े पुराने नेता हैं और मैं समझता हूँ वो जो भी कहते हैं सोच समझ के कहते होंगे, लेकिन जो उन्होंने लोकसभा में कहा, जो अब वो कह रहे हैं, ये मन में बड़ा संशय पैदा करता है। और उधर इंद्रजीत सरोज जी भी कुछ सुरताल मिला करके इसी तरह की बातें बोल रही हैं। ये सारी बातें बंटवारा पैदा करने वाली हैं, मन में डर पैदा करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी का हमेशा से सोचना ये रहा है कि दूध में नींबू डालो, बंटवारा पैदा करो, दो फाड़ करो और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाओ। मेरा अनुरोध होगा सपा के सभी लोगों से इस प्रकरण में रामजीलाल सुमन जी से कि ऐसे बयानबाजी से बचें और बेहतर समाज की संरचना के लिए हम लोग मिलकर के काम करें। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामजीलाल सुमन के बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों पर राजनीति करना ठीक नहीं होता। संवेदनशील मामलों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवेदनशीलता के साथ जो है वो उस पर जो है वो सोचना चाहिए। और कभी भी इस तरह के जो मामलों पर जो लोग सियासत करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, वो ठीक नहीं। रामजीलाल सुमन के जरिए दलितों में पैठ बनाने की सपा की कोशिश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रहती है। आजादी के बाद से देश को कोई दलित नेता कांग्रेस दे चुकी है और दलितों के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। लगातार दलितों के साथ खड़ी रही है। आज नहीं, शुरू से उठाकर आप देख लेंगे, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। जगजीवन राम जी से लेकर और उनकी पुत्री से लेकर मीरा कुमार जी से सबको हमने सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह दलित हमारे साथ खड़ा है, दलित हमारे साथ आ रहा है। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से मेहंदी लगवाने से बचना चाहिए क्योंकि ये गैर इस्लामी है और शरीयत में इसकी इजाजत भी नहीं है। अपने बयान में कारी गोरा ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से चूड़ी पहनाना और मेहंदी लगवाना मना है। साथ ही कारी गोरा ने मुस्लिम समुदाय, खासतौर पर महिलाओं से इस्लामी तहजीब और अदब को फिर से जिंदा करने की अपील की। जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हमें याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़ें या पकड़वाएं। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं,
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर श्रृंगवेरपुर धाम में मौजूद मस्जिद को हटाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मस्जिद को पहले जंगल में छिपाया गया, लेकिन अब उसका काफी विस्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। जिन नियमों के तहत इस तरह अवैध कब्जे हुए, नियमों को ही बदल देना चाहिए। मुख्यमंत्री पहले जंगल में मंदिर मस्जिद छुपा रखा था, फिर बढ़ा कर कई एकड़ में कर लिया। तो मान जहाँ मुख्यमंत्री खुद आ गए हों, प्रधानमंत्री आ गए हों और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो मामले आ जाते हैं तो उसको हल होने की संभावना बढ़ जाती है जल्दी से। तो हमको लगता है जिस मुख्यमंत्री के संज्ञान में वो खुद ही उस काम को बोल गए हैं कि निश्चित रूप से तो जिस नियम के तहत ऐसे कब्जे हुए हैं नियम को ही बदला जा रहा है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक ढंग से उस मस्जिद को हटाने का प्रयास किया जाए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बंगाल में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देती हैं। राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है। शोभा यात्रा में आगजनी और तोड़फोड़ की जाती है। नाम ममता बंगाल को नहीं जमता। घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जिक्र किया है कि मुर्शिदाबाद में आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाने। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहां पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहां पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहां पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में, उस पश्चिम बंगाल की धरती पर जहां देश के ऐसे महानायकों ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अनेक ऐसे जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, देश को बनाने का काम किया। आज उसी धरती पर ऐसा वातावरण ममता बनर्जी जी की सरकार ने कर दिया। अब बंगाल को नहीं जमता ममता। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। नितिन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। जो पिछले कई वर्षों से राज्य की मुखिया हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रदेश, उनके स्टेट में, उनके राज्य में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद का जो ये प्रकरण हुआ और कैसे लोगों ने मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और कैसे लूट करी है, वहां पे कैसे मारा है और कैसे लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर हुए हैं। एक भी शब्द उनकी प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। इस्तीफा तो उनको मॉडल ग्राउंड्स पे दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही है तो वहां पे तुरंत राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए। पीएम मोदी 24 अप्रैल को कानपुर के दौरे पर आएंगे। मोदी की जनसभा को लेकर एसपीजी कानपुर पहुंच चुकी है। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लेना शुरू कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक जनसभा स्थल के मंच को एसपीजी अपनी निगरानी में तैयार करवा रही है। इसके लिए सुरक्षा अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं एक सामान की तलाशी भी ली जा रही है। प्रधानमंत्री यहां पर 20,656 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चौबीस अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर वासियों के लिए तोहफा लेके आ रहे हैं और ये 2200 करोड़ का तोहफा है, जहां एक और उस दिन इसी मंच के माध्यम से हजारों लोगों को वो संबोधित करेंगे। तो वहीं तमाम तोहफों की छड़ी भी लगाएंगे जिनका लोकार्पण शुभारंभ। इसको लेकर एसपीजी की टीम ने आज कानपुर में डेरा डाला हुआ। और अगर बात की जाए टीम की तो पूरे चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। एसपीजी की टीम को लगाया गया है, फोर्स के ऑफिसर्स लगाए गए हैं और ए, बी और सी 3 पार्ट्स में एसपीजी की टीम पहुंची है। अगर बात की जाए ए गेट की, ए गेट वो है जहां से वीआईपी गेट बनाया गया है, बी और सी और ऐसे में पुलिस, पीएससी के अलावा एसपीजी की टीम ने आज से ही डेरा डाला हुआ है और चप्पे चप्पे पर भी पैनी नजर, जमीन से लेकर आसमान तक अपनी पुलिस पैनी नजर बनाए। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
मुरादाबाद जिले के डीएम अनुज सिंह को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है। जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। आपको बता दें, मुरादाबाद जिले की चारों तहसीलों में सुगम्य लाइब्रेरी बनाई गई है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई। इस लाइब्रेरी में ब्रेल पुस्तकें, डिजिटल लर्निंग टूल्स और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में किताब, स्पीच टू टेक्स्ट, खेल वर्कशीट और फिजियोथेरेपी। विदेश में चुनाव आयोग को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कहा कि राहुल गांधी दशकों से भारत को नीचा दिखाते आए हैं। विदेश में भारत का अपमान करना उनकी आदत है। वो विदेश की भूमि में जाकर ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज था। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. संभल में एक और कुआं मिला है। सराय तरीन में 65 इतवार में यह कुआं मिला। प्रशासन ने यह कुआं खुदवाया और बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण कूप को 1978 के दंगों में बंद किया गया था और उससे पहले यहां पर बाकायदा पूजा भी होती थी। हिंदुओं में बड़ी खुशी की लहर है। जब किसी का बच्चा होता था या कोई ब्याह शादी होती थी तो कुआं पूजन के लिए यहाँ कुआं बंद कर दिया। सन 78 और दूसरे दंगों में कुछ गलत आदमियों ने ये कुआं बंद कर रखा था। बाबा योगीनाथ के उससे और हमारी एसडीएम जो है वंदना मिश्रा जी, उनके उससे बड़ी मेहनत के साथ ये कुआं आज डीवीसी द्वारा खोला गया है। ये हमारा प्राचीन श्री राधा कृष्ण कूप था और ये 78 के दंगों के बाद बंद हो गया था। आज महाराज जी की सरकार में ये उनके सहयोग से दोबारा खुला है और यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। थानेदारों की जाति को लेकर उठे सवालों पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि थाना अध्यक्षों की नियुक्ति शासन की तरफ से होती है और जो भी आंकड़े या बयान आ रहे हैं वो सब गलत हैं। आपको बता दिया, अखिलेश यादव ने थानेदारों की जाति पर सवाल उठाए थे। बताई जा रही, इस पर आप क्या कहेंगे? जो थानाध्यक्षों की नियुक्ति शासन के आदेशों के अनुरूप की जा रही है और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गैर जिम्मेदाराना संख्या इत्यादि के बारे में बताई जा रही है, जो सरासर गलत है और संबंधित जिलों के द्वारा इसमें स्थिति स्पष्ट की जा रही है और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की चीज़ें बोलने के पहले अगर संख्यात्मक डिटेल देना भी है तो सही चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए और इन चीज़ों से गलत भ्रामक सूचनाएं फैलाने से बचना चाहिए। और पुलिस के सभी यूनिट्स को बताया गया है कि अगर इस तरह की कोई गलत सूचनाएं सोशल मीडिया पे आती है तो अपने प्रॉपर हैंडल से सही तरीके से जो शासन के आदेश हैं, जीओ हैं, उसके हिसाब से सामान्य ओबीसी तथा SC ST वर्ग के थानाध्यक्षों के बारे में स्पष्ट किया जाए। सर, जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही वो अलग हो गई, कुछ पब्लिक के लोग भी उस पर कमेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जितनी भी सूचनाएं हैं सारी गलत हैं और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।
आइए आपको सुनाते हैं कि आगरा और मैनपुरी में थाना अध्यक्षों की जातियों को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग 10। वाराणसी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या का फायदा रेलवे को भी मिल रहा है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को एक साल में 200 करोड़ का मुनाफा हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 740 करोड़ की टिकट बिक्री हुई और पूरे आंकड़े में महाकुंभ का महीना सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रहा। आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान जनवरी से फरवरी तक 1.5 करोड़ की टिकट की बिक्री हुई। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में हमारा जो कुल अर्निंग थी वो 570 करोड़ के आसपास थी और जो बढ़कर अभी 740 करोड़ के आसपास जो है हमारी जो अर्निंग है वो पहुंच गई है। और यदि हम पैसेंजर फुटफॉल को कंपेयर करें तो वित्तीय वर्ष 23-24 में हमारा जो एवरेज पैसेंजर का फुटफॉल था पर डे का वो तकरीबन 73,000 पैसेंजर का था, जो कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बढ़कर 94,000 हो गया। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी में 100 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही भगवान राम से जुड़े हुए तमाम प्रसंग संग्रहालय में संरक्षित होंगे। यह निर्माण 15.5 बीघा जमीन में 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिसे डॉक्टर राम अवतार के नेतृत्व में संस्कृत शोध संस्थान भी स्थापित होगा। राम कथा के ज्ञाता हमने संकल्प किया है कि ट्रस्ट की ओर से एक संग्रहालय जिसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय, उसमें राम जी पर विश्व के जितने प्रश्न हो सकते हैं, जैसे उनके हथियारों का है, उनके भूगोल का है, उनकी मर्यादा का है, उस काल की जो अनेक वैज्ञानिक तथ्य, कैसे वस्त्र बनते थे, कैसे मकान बनते थे, कैसे सड़कें बनती थी, कैसे पुल बनते थे। भगवान राम के जीवन की स्मृतियों को संजोने और संरक्षित करने के लिए अब रामनगरी में लगभग 15.5 बीघा परिक्षेत्र में 100 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राम संग्रहालय बनाए जाने की कवायद की जाने वाली है, जिसको लेकर के जमीन परचेज की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए स्मृतियां जो पूरे विश्व में हैं उनको उस संग्रहालय में एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान के मर्यादाओं की जानकारी युवाओं को दी जाएगी। 16 संस्कार जो जीवन से जुड़े हैं उसमें अंतिम संस्कार को छोड़कर शेष 15 संस्कार और रामायण कालीन मर्यादाओं की जानकारी संग्रहालय में उपस्थित रहेगी। इतना ही नहीं, आगामी पीढ़ी अपना जन्मदिन और अपने पूर्वजों को वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दे सकेगी। इसके साथ ही राम और रामायण कालीन चलचित्रों का उसका प्रदर्शन भी गैलरी के जरिए होगा। फिलहाल श्री राम शोध संस्कृत संस्थान के द्वारा माझा बराटा क्षेत्र में 15.5 बीघा में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसको बनाए जाने की कवायदें भी लगभग शुरू कर दी गई है और इस प्रक्रिया में जमीन की खरीदारी हो चुकी है। अब जल्द ही नक्शा पास होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। वेटिकन के मुताबिक आज सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे और पिछले कई महीनों से वो बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनको निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वो 5 हफ्ते तक लंग्स के इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में एडमिट थे। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया कि पोप के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे और साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का पता चला था। हालांकि 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और आज उनका निधन हो गया। कानपुर विश्वविद्यालय सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के अलावा सुनील बंसल, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एक देश एक चुनाव के लिए एआई के जरिए देश से आह्वान किया गया।
और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।